गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज अपना, जो कि है डीप ओशन मिशन। तो जो डीप ओशन मिशन है ये भी रिसेंटली ये प्रपोज किया गया है। ये मिशन अभी आया नहीं है, लॉन्च नहीं हुआ ये, बट अभी हमारे पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं उन्होंने बताया कि हम ये एक मिशन प्रपोज कर रहे हैं और वी विल बी प्लानिंग टू लॉन्च इट वेरी सून। ठीक है। तो ये डीप ओशन मिशन है क्या? ये एक मल्टी मिनिस्टीरियल मिशन होगा। ठीक है। इसको ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो नोडल एजेंसी होगी, लेकिन इसमें बहुत सारी और मिनिस्ट्रीज भी पार्टिसिपेट करेंगी। और इसका जो है मोटिव है वो है डीप सी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना। सी में, डीप सी में जो मिनरल्स मिलते हैं, कौन से मिलते हैं खासकर हमको, जो जो हमको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं। ठीक है। उनको एक्सप्लोर करना, बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना, ये सारा जो है ये मिशन के अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है। अब नोडल एजेंसी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, जैसा हमने देखा। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज एंड ऑल दैट। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। ये एक तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही जो है वो अपना पैसा लगाती है, और थोड़ा सा शेयर जो है बेसिकली वो स्टेट्स को भी देना पड़ता है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी है वो ही जो है वो इसको इम्प्लीमेंट भी करती है और जो है अपना ही फंड भी लगाती है। ठीक है। जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, जैसे एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज अपना पैसा लगाएगी इसमें। ठीक है। और इन्हीं की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के ही जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसके अंदर जो है ये भी प्रपोज किया जा रहा है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़ के साथ भी कोलैबोरेट किया जाएगा, ताकि हम कितनी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं डीप सी जो है हमारे उसके डीप ओशन में, जो डीप ओशन के कंटेक्स्ट में, उसमें उसके लिए एनजीओज़ के साथ भी जो है वो कोलैबोरेट किया जाएगा। फिर पॉलीमेटैलिक नोड्यूल जो हमारे सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में खासकर बहुत मिलते हैं, वहाँ पर जो है ऐसी टेक्नोलॉजीज टेस्ट की जाएंगी ताकि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें, इन पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स को। ठीक है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देखना कि पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स होते क्या हैं। ठीक है। इनको हम मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहते हैं। ये हमारे सी फ्लोर पे होते हैं, और ये मैंगनीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, लेड एट्सेट्रा बहुत सारे ऐसे जो है एलिमेंट्स उसमें हमको मिलते हैं, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है और स्ट्रेटजिकली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहली बार ये 19th सेंचुरी में करासी, करासी कहाँ पर है? जो हमारे साइबेरिया के पास है, आर्कटिक ओशन के पास, वहाँ पर सबसे पहली बार हमको ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिले थे। उसके बाद हमें पता लगा कि वर्ल्ड वाइड जो है ये सेंटर जो है नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशन, वहाँ पर भी है। पेरू बेसिन है जो साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन का, वहाँ पर भी है। और थैंकफुली इंडिया के जो नॉर्थ इंडियन जो ओशन है उसके सेंटर में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक तरह से मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स मिल जाते हैं हमको। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, डीप ओशन मिशन जो है उसके थ्रू हमको इसको एक्सप्लोर करना। ठीक है। इंडिया सबसे पहली कंट्री है जिसको यूएन ने इजाज़त दी थी एक तरह से, और जो है एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि वो जो नोड्यूल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सके। और 1987 में इंडिया को जो है वो स्टेटस मिल गया था कि आप एक पायोनियर इन्वेस्टर हो और आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर इंडिया ने 15 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2002 में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ, ताकि वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को जो हमारा सेंट्रल इंडियन ओशन जो बेसिन है वहाँ पे उसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। 2016 में वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और उसको रिन्यू कर लिया गया। ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट 2022 तक वैलिड है। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है? ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं। 1994 में बनी थी। यूएन क्लॉस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, आपको पता ही है ये तो। ठीक है। और उसका हेड क्वार्टर जो है वो किंगस्टन जमाइका में है। ठीक है। कैरेबियन हमारी जो कंट्री है ना, और जमाइका, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का। ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि यूएन का एक ऑब्जर्वर स्टेटस है इसके पास। ये जितने भी हमारे मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंटरनेशनल सी बेड एरिया में, उसको रेगुलेट करती है, बेसिकली ऑर्गेनाइज करती है और कंट्रोल करती है। ठीक है। 167 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक तरह से इसका अलग से मेंबर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सरस्वती रिवर। तो गवर्नमेंट ने जो एक एडवाइजरी कमेटी जो सरस्वती रिवर को स्टडी कर रही है कि वो सरस्वती रिवर है या नहीं है, कहाँ है, इस सब के ऊपर जो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई थी, उसको नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। बिकॉज जो पिछली जो कमेटी थी वो उसका जो पैनल का टर्म था वो 2019 में एंड हो गया था। तो दोबारा इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। ठीक है।
अब इस कमेटी को हेड कौन करेगा? एज यूजुअल जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं वो इसको हेड करेंगे, और इसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स, कल्चर मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्रीज, इनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है। फिर इसरो के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इसमें, और गुजरात गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट एंड राजस्थान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों रखा गया इन स्टेट्स को? बिकॉज सरस्वती रिवर का भी जो बेसिन था वो इन स्टेट्स में से गुजरता था, ठीक है। अब देखते हैं सरस्वती रिवर के बारे में। वन ऑफ द मेन ऋग्वेदिक रिवर्स है ये, ऋग्वेदा में और फिर वैदिक और पोस्ट वैदिक जो हमारी टेक्स्ट हैं उसमें इसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है। सप्त सिंधु में कहा गया है ऋग्वेदा में कि सरस्वती, सताद्रु जिसको हम सतलुज कहते हैं, विपासा जिसको हम ब्यास कहते हैं, असिकनी जिसको हम चेनाब कहते हैं, पुरुषनी जिसको हम रावी कहते हैं, वितास्ता जिसको हम झेलम कहते हैं, और सिंधु जिसको हम इंडस कहते हैं। ये 7 इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, और सरस्वती और सिंधु जो है वो सबसे मेजर रिवर्स थी जो उस टाइम पर माउंटेन्स से जो है बहती थी, ठीक है। कपाल तीर्थ हिमालय में है, वेस्ट कैलाश के पास बिल्कुल वेस्ट साइड पर है, वहाँ से फ्लो होती थी ये सरस्वती रिवर, और मानसरोवर के पास जाती थी साउथवर्ड साइड में। फिर उसके बाद एक तरह से ये वेस्टवर्ड टर्न ले लेती थी इंडिया की तरफ, ठीक है। तो मतलब तिब्बत से ये वेस्टवर्ड टर्न लेके इंडिया की तरफ आ जाती थी, और हरियाणा, राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से बहती थी, ठीक है। और ये पाकिस्तान तक भी जाती थी, ऑफ कोर्स उस टाइम पर पाकिस्तान नहीं था, बट हम आज की टेरिटरी के हिसाब से पाकिस्तान में भी जाती थी, और फिर ये रैन ऑफ कच्छ जो था हमारा वहाँ के थ्रू जो है ये फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चली जाती थी, ठीक है। इसके एविडेंस क्या है कि ये थी भी या नहीं थी, इसके कुछ एविडेंस हैं क्या या नहीं है, ठीक है। वो एविडेंस देख लेते हैं हम। हाइड्रोजियोलॉजिकल एविडेंसेस हमको मिलते हैं। कुछ ऐसी लेक्स हैं जैसे कि लुंकारनसार, डिडवाना, सांभर, रेंज ऑफ जैसलमेर, पचपाडरा, ठीक है। ये वैसे तो हाईली सेलाइन है आजकल, लेकिन हमको इसके जब हम इसको लेक बेड्स पे जाते हैं तो हमको शेल्स मिलते हैं, गैस्ट्रोपॉड शेल्स मिलते हैं, जो कि सिर्फ फ्रेश वाटर में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, और फ्रेश वाटर डिसेंट के ही वो शेल्स हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि पहले कभी यहाँ पर कोई नदी बहती थी, तभी वो फ्रेश वाटर में जो ये शेल्स हैं वो इन लेक्स में अभी हमको मिल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो उन लेक्स पे तो ये शेल्स मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो फ्रेश वाटर में होते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमको ये कहता है कि हड़प्पन्स जो थे वो इंडस वैली में जो है इंडस वैली में उन्होंने जब एंटर किए थे तो वो कालीबंगन वैली जो है वहाँ से आए थे, और घग्गर की जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी थी जिसको हम सरस्वती कहते हैं, उसके थ्रू ही वो पंजाब में एंटर हुए थे, ठीक है। तो ये हमारे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमको बहुत सारे मिलते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि सरस्वती रिवर जो थी वो रियल में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। फिर रिमोट सेंसिंग और जीआईएस डेटा, जीआईएस क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके डेटा से भी हमको इमेजरी से भी पता लगता है कि सरस्वती रिवर जो है वो कुछ पेलियो चैनल्स, जो उसके हमको चैनल्स मिलते हैं कि हाँ ये यहाँ से बहती थी, और उससे हमें पता लगता है कि वो अरावली रेंजेस के पास से बहुत पास से निकलती थी, और 6 स्टेजेस जो है हमको उसकी दिखती हैं। नॉर्थ वेस्टर्नली शिफ्ट मिलता हमको इसका दिख रहा है, और ये ड्राई बेड जो भी घग्गर रिवर का है उसके साथ कोइंसाइड करती थी ये सरस्वती रिवर, ठीक है। तो ये हमारे लिए हमने इसको कमेटी बनाई हुई है ये देखने के लिए सरस्वती रिवर जो है वो पहले कहाँ एग्जिस्ट करती थी, उसका चैनल कहाँ से चलता आ रहा है, और सारी उसके बारे में जितनी भी एडवाइजरी कमेटी जो हमने बनाई है, जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है बेसिकली, वो एडवाइजरी कमेटी इसको ट्रेस कर रही है सरस्वती रिवर के जो है ओरिजिन्स को, और कहाँ से ये कहाँ तक पहुँची है, इसका क्या रोल रहा है हिस्ट्री में हमारा, ये सारा जो है ये एडवाइजरी कमेटी इसको डिस्कस करेगी। अब है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जो अक्टूबर में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो एस्टैब्लिश किया था वो डिसॉल्व कर दिया है, क्योंकि हमने क्या किया, ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाया था, 6 महीने तक वैलिड होता है ऑर्डिनेंस, और अब वो 6 महीने कंप्लीट हो गए, वो ऑर्डिनेंस को रिन्यू नहीं किया गया, तो ये जो ये कमीशन है ये डिसबैंड हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। ये कमीशन क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था, ये एक सुपर सीड कर रहा था जितनी भी सेंट्रल और स्टेट लेवल पर पोल्यूशन कंट्रोल की बॉडीज़ थी, चाहे वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान की जो स्टेट कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स थे, और जो सेंट्रल हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था। एयर क्वालिटी के कंटेक्स्ट में ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ये इन सब को सुपरसीड कर रहा था, ये इन सब का एक तरह से डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। और इसको बनाया किस लिए गया था कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो ये एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ जाती है उसको एक तरह से देखने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। 5 नदर्न स्टेट्स में खासकर ये प्रॉब्लम आती है, इसीलिए एनसीआर रीजन और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उनके लिए ये एपेक्स बॉडी बनाई गई थी
ठीक है। इससे पहले ईपीसीए होती थी, ठीक है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, उसकी बजाय जो है गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को बनाया था, ठीक है। तो इश्यूज़ क्या थे इसके अंदर, क्यों शुरू से ही ये जो है ये कंट्रोवर्सी में रहता था ये जो हमारा कमीशन है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सबसे पहला तो कहा गया कि बहुत सारी पॉल्यूशन रेगुलेटरी बॉडीज हो गई हैं, तो उससे कन्फ्यूजन हो रही है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है आपस में, और पता नहीं चल रहा कि किसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, एक दूसरे पर ब्लेम डाला जा रहा था उन बॉडीज़ के थ्रू। तो इसका एक तरह से पहले ही बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ थी, हमने ऊपर से एक और लाके बिठा दी, तो जो रोल डिफाइन नहीं है कुछ खास, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था कि कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, ठीक है। फिर ये जो ये बॉडी थी, वैसे तो ये सुपरा बॉडी थी, मतलब इन सारी जितनी स्टेट्स और सेंटर की जितनी भी बॉडीज़ हैं उन सबके ऊपर यही बैठी थी, लेकिन क्या हो रहा था कि कोई भी ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इनको, इस बॉडी को स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प चाहिए थी, जो स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज़ थी। अब वो स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है वो उस काबिल ही नहीं है वो कि वो कोई भी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ किसी भी प्रोग्राम को। तो ये जो हमारी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट था, इसको इसका फेलियर भी इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि स्टेट की जो है वो कैपेसिटी इतनी बिल्डअप थी ही नहीं कि वो कोई भी जो है इस जो कमेटी का, जो कमीशन का जो फैसला है उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। फिर बहुत सारी स्टेट्स भी ये कह रही थी कि आपने हमारे ऊपर लाके एक बॉडी बिठा दी है, तो आप हमारी जो है फेडरलिज्म को खतरे में ला रहे हो, आप प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म को आप एक तरह से नेगेट कर रहे हो, ओवर राइडिंग पावर्स दे दिए आपने उनको कमीशन फॉर जो ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को। तो वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस इन्फ्रिंजमेंट ऑन आर पावर्स, ठीक है। तो स्टेट्स जो है वो भी, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट ने तो पब्लिकली बोला था कि ये सेंट्रल एक बॉडी बिठा दी है हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेट्स की, और हम इसको जो है एक तरह से जो है एक फॉर्मर ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी रैंक का है वो इसका चीफ होता है, और वो हमारे चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट का है उसको डायरेक्शंस दे रहा है, ठीक है। तो देयर वर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स और कन्फ्लिक्ट ऑफ बेसिकली पावर इन दिस बॉडी, ठीक है, विद दिस बॉडी। फिर उसके बाद फार्मर्स जो थे इस रीजन के, वो भी उन्होंने भी अपोज किया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स देने की पावर दी हुई थी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को। तो फार्मर्स भी जो थे वो, खासकर जो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स थे, वो इस बॉडी को के अगेंस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल। तो इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल जो है उसने भी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी है। ये इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल है क्या, इसको सेटअप किया गया था इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा, और कहा था कि आप सजेशन दो कि हम अपना इंडिया का रैंक कैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 15 मेंबर कमेटी थी, जिसको चेयर कौन कर रहा था, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो हमारे पीआईबी के, प्रेस इन्फॉर्मेशन के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं वो इसको हेड कर रहे थे, और 10 इसमें गवर्नमेंट के और एम्प्लॉयज़ थे, मेंबर्स थे, और बाकी इसमें 4 जर्नलिस्ट थे, ठीक है। रिकमेंडेशंस उन्होंने क्या दी हैं कि सबसे पहले तो जो डिफेमेशन का लॉ है उसको आप डीक्रिमिनलाइज करो, डिफेमेशन जो है उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। इंडिया जो है वो बहुत फ्यू कंट्रीज़ में है जिसमें अभी भी जो डिफेमेशन है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि किसी भी जर्नलिस्ट को के खिलाफ एफआईआर या फिर किसी भी मीडिया हाउस या पब्लिकेशन के खिलाफ एफआईआर लिखने से पहले आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक तरह से कंसेंट लेना ज़रूरी है, ये उन्होंने रिकमेंड किया है, ठीक है, इस इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल ने, ठीक है। फिर उसके बाद कंसर्न्स भी रेज़ किए उन्होंने कुछ, ठीक है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जो है लोग ऐसे एफआईआर लिखवा रहे हैं, लीगल एक्शन हो रहे हैं आजकल जर्नलिस्ट के खिलाफ अंडर एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर एक्ट और सेडिशन लॉज के अंदर जो है, खासकर कोरोना के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है जर्नलिस्ट के ऊपर एफआईआर्स लिखवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कंसर्न्स भी रेज़ किए हैं कुछ मेंबर्स ने। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, हर साल ये पब्लिश होता है, 2002 से पब्लिश होता आ रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, ये फ्रेंच में टर्म है, इसका मतलब है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इनको पब्लिश करते हैं। एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और 180 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है कि उनमें उनकी कंट्री में प्रेस फ्रीडम जो है वो कैसी है, ठीक है। पैरामीटर्स इसके अलग अलग हैं, प्लूरलिज्म, मीडिया की इंडिपेंडेंस कैसी है, मीडिया का इन्वायरमेंट कैसा है, सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ये बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर बेसिकली ये रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो 2020 में साल में इंडिया का रैंक बहुत पुअर आया था, 142 आया था 180 कंट्रीज़ में से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि एक कमेटी बनाई, ऐसे इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल बनाया, जिसको कहा कि आप हमें सजेशंस दो कि हम कैसे इस रैंक को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी एक तरह से रिपोर्ट सबमिट किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल आयुष मिशन। वैसे तो ये हमारे न्यूज़ में कोई खास कर नहीं रहा, बट ऑफ कोर्स
क्योंकि हमने अभी पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा है, खासकर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में, कि पीआईबी में अगर कुछ न्यूज़ इसके बारे में आई हो तो उसमें से भी उठा के क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया स्टेट गवर्नमेंट्स ने. सो वी हैव टू रीड अबाउट दिस नेशनल आयुष मिशन ऑल्सो बिकॉज इट हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये एक नेशनल आयुष मिशन. ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है. स्टेट्स और यूटीज़ जो है उसमें डेवलपमेंट करना और प्रमोशन करना आयुष सिस्टम की, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, ग्रांट्स दी जा रही हैं स्टेट्स और यूटी गवर्नमेंट्स को ताकि वो डेवलपमेंट कर सकें और प्रमोट कर सके आयुर्वेदा को, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, जिसको हम आयुष कहते हैं. ठीक है, कलेक्टिव टर्म जिसको हम आयुष कहते हैं. स्टेट्स अपने अपने एनुअल एक्शन प्लान्स बना के सबमिट करती हैं मिनिस्ट्री को. ठीक है, उसके बेसिस पर ही जो है उनको पैसा दिया जाता है, उनको ग्रांट्स दी जाती है. ठीक है, नैम जो है, ये नेशनल आयुष मिशन जो है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी. ठीक है, अब हमने देखा था ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी एक तरह से इम्प्लीमेंट करती है. जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स या जो यूटी की जो मशीनरी होती है, गवर्नमेंट मशीनरी, वो उसको इम्प्लीमेंट करती है. ठीक है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपको पता है, 60-40 का हो सकता है, 50-50 का शेयर हो सकता है, 90-10 का शेयर हो सकता है. ऐसे सेंटर और स्टेट जो दोनों इस में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में पैसा जो है वो डिवाइड करते हैं, फंडिंग को डिवाइड करते हैं. ठीक है, फिर कोई स्पेसिफिक अब याद रखो, ये नेशनल आयुष मिशन में कोई स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स और यूटीज़ को. ठीक है, बस स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया कि आप अपने प्लान बना के हमको आप एनुअली सबमिट करो, उसके बेसिस पर हम आपको पैसे देंगे. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, जैसे कि आयुष हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज बनाने की बात की जा रही है. ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है इसमें गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि जो है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अपने जो है आयुष डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स को एक तरह से अपग्रेड कर सके. ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज देना, यूनिवर्सल एक्सेस देना, ताकि आयुष हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज जो हैं उसका यूनिवर्सल एक्सेस लोगों को मिल सके स्टेट्स और यूटी गवर्नमेंट्स में. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी स्टेट लेवल पर इसकी जो है बढ़ाना, ताकि जो आयुष के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक तरह से इंस्टीट्यूशन को हम अपग्रेड कर सकें, उनकी हम कैपेसिटी को बढ़ा सकें, उनको फाइनेंशियल हेल्प कर दे सकें, ताकि जो है आयुष पे रिसर्च हो सके और ये ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरीज जो है और जो भी रिसर्च चल रही है ये अच्छी तरह से की जा सके. ठीक है, फिर मेडिसिनल प्लांट्स को की कल्टीवेशन को सपोर्ट के लिए भी पैसा दिया जाता है. ठीक है, ताकि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसके अंदर आई जा सकें और हम ये जो है मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं जो हमारे आयुर्वेदा में बहुत यूज़फुल हैं, उन सब की हम कल्टीवेशन जो है अपने फार्मर्स के थ्रू हम प्रमोट कर सकें. ठीक है, फिर क्लस्टर्स बनाने की इसमें बात की जा रही है. अब क्लस्टर्स क्या होते हैं कि एक जगह समझ लो जो है कल्टीवेशन हुई एक मेडिसिनल प्लांट की, उसके पास ही बिल्कुल वेयर हाउसिंग बना दी गई कि उसको स्टोर वहाँ पर कर लिया गया. जैसे उसके उसको हमने जो प्लांट जो उसकी जो हमारा एक तरह से जो मेडिसिनल प्लांट है उसको हमने कट किया और उसको हमने वेयर हाउसिंग में स्टोर कर लिया. उसके बाद वैल्यू एडिशन करके वहीं से ही मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने प्रोवाइड कर दिया. तो एक क्लस्टर है पूरा कि प्लांट एक ही जगह पर उग रहा है, उसके पास ही वेयर हाउसिंग है, वहीं से ही उसमें हमने वैल्यू एडिशन करी है और वहीं से हम प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं. ठीक है, तो सेटिंग अप ऑफ क्लस्टर्स जो है वो भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव है नेशनल आयुष मिशन का. ठीक है, सो friends, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.